नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा आरएलटी महाविद्यालय अकोला से आपकी हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 11वीं की इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, अभी इसके पहले के वीडियो में हमने पाठ भारती का सपूत पढ़ा। भारती का सपूत की प्रस्तावना पढ़ी, जिसके लेखक रांगे राघव जी थे। रांगे राघव जी की प्रस्तावना में मैंने आपको ये बताया कि वह जीवनी परक उपन्यास उन्होंने लिखा है, आंचलिक उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास लिखा है। और उन्होंने यह जो अंश लिया है वह जीवनी परक उपन्यास से इनका अंश है। इस पाठ में जैसा कि शीर्षक से आप समझ में आ सकते हैं कि भारती का सपूत, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को उन्होंने भारती का सपूत कहा है। तो विद्यार्थियों, आओ अब हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। लेखक है रांगे राघव जी। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं पाठ शुरू करती हूँ। देखिए, अध्यापक रत्नहास उठ खड़े हुए। उन्होंने दीवार पर टंगे हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र के विशाल चित्र को देखा और फिर उपस्थित सज्जनों और स्त्रियों से कहा, भाइयों और बहनों, मैंने आपको आज एक विशेष कारण से निमंत्रित किया है। तो विद्यार्थियों देखो, इसमें एक अध्यापक है। अध्यापक का नाम रत्नहास है और वो उठ खड़े होते हैं और दीवार पर टंगे हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र के विशाल चित्र को देखकर बोलते हैं, भाइयों और बहनों, मैंने आपको आज एक विशेष कारण से यहाँ पर निमंत्रित किया है। अध्यापक की आंखों में चमक थी। आने वाले सभी लोग उनसे परिचित थे, अतः सब में कौतूहल जाग उठा। अध्यापक की आंखों में चमक थी और आने वाले जो आगंतुक थे वो सभी अध्यापक रत्नहास को अच्छी तरह से जानते थे, पर उनकी इन बातों से कि आज मैंने आपको विशेष कारणों से आमंत्रित किया है, यहाँ बुलाया है, इस बात से सभी लोगों में कौतूहल जाग उठा कि क्या बात है और आज उन्होंने क्यों बुलाया है। श्रीमती अनुराधा ने कहा, आज भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म दिवस है। हम लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने को ही तो यहाँ एकत्र हुए हैं। तो श्रीमती अनुराधा भी उसी विद्यालय से है और उन्होंने कहा कि आज भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्मदिन है और हम लोग उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। अध्यापक रत्नहास ने कहा, अच्छा तो सुनिए, यह इस पुस्तक की भूमिका है। इसे सुनकर आपको लगेगा कि 100 बरस पहले लोग अपने से 100 बरस बाद के युग के बारे में क्या सोचते थे जिसमें हम रहते हैं। तो अध्यापक रत्नहास एक तरह की भूमिका बांध रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। तो उसका प्रारंभ 100 बरस पहले हुआ था और जिस युग में भारतेंदु की जीवनी लिखने वाला युवक था, उस युग का प्रारंभ स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही 100 बरस पहले जीवनी लिखने की शुरुआत की थी। आज्ञा है। अध्यापक ने किताब उठाकर देखा और पढ़ने लगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के पिता माने जाते हैं। महाकवि रत्नाकर ने उन्हें भारती का सपूत कहा है। महाकवि रत्नाकर के बारे में हम सभी जानते हैं कि महाकवि रत्नाकर ने उन्हें भारती का सपूत नाम दिया है। भारतेंदु भारतीय स्वतंत्रता के पहले संग्राम के समय 7 बरस के थे। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय उनकी उम्र सिर्फ 7 बरस की थी। अर्थात 1850 में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में 1885 में हुई थी। अर्थात उन्होंने सिर्फ 34 साल ही वो जीवित रहे। लेकिन विद्यार्थियों, इन 34 वर्षों में उन्होंने जो कार्य किए वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। भारतेंदु के जन्म के समय उच्च वर्गों का बहुत बड़ा असर था, उच्च कुलों को ही सम्मान था। अतः भारतेंदु को भी यदि उस समय उतना अधिक महत्व दिया गया था तो उसमें कुछ अंश तक उनके कुल का भी प्रभाव था, परंतु उनसे अधिक धनी और उच्च कुल के लोग भी मौजूद थे।
उनका इतना नाम क्यों ना हुआ, यही बात स्पष्ट कर देती है कि वह व्यक्ति कुल के कारण नहीं, वरन अपनी प्रतिभा और महत्व के कारण प्रसिद्ध हो सका था। अ, अध्यापक रत्नहास भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म के बारे में बताते हैं कि उनका जन्म 1850 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1885 में हुई थी। केवल 34 वर्ष ही वो जीवित रहे और इस छोटी सी उम्र में उन्होंने अनेक बड़े कार्यों को अंजाम दिया है। भारतेंदु के जन्म के समय ऐसा बताया जाता है कि जब भारतेंदु जी का जन्म हुआ था, उस समय भारत में उच्च वर्गों को बहुत ही मान सम्मान दिया जाता था और भारतेंदु भी एक उच्च वर्ग से संबंध रखते थे। इसलिए हो सकता है कि भारतेंदु को भी उनके कुल के कारण, उनके खानदान के कारण उनको मान दिया जाता हो, सम्मान दिया जाता हो। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि उस इस अंश के या इनके कुल के से भी ज्यादा अच्छे धनी और उच्च कुल के लोग भी उस समय मौजूद थे, पर उनका नाम उतना प्रसिद्ध क्यों नहीं हुआ? और यही बात स्पष्ट कर देती है कि वह व्यक्ति कुल के कारण नहीं, खानदान के कारण नहीं, वरन अपनी प्रतिभा और महत्व के कारण प्रसिद्ध हो सका था। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रसिद्धि का कारण था, वह उनके कुल या खानदान के कारण नहीं था, बल्कि उनकी प्रतिभा और महत्व के कारण ही वो व्यक्ति प्रसिद्ध हो चुका था या महान बन सका था। भारतेंदु ने अपने साहित्य में कुल वर्ग का पोषण नहीं किया। ये बात बहुत बड़ी बात है विद्यार्थियों के भारतेंदु ने अपने साहित्य में या अपने हिंदी साहित्य में कभी भी अपने बड़े वर्ग का होने का या अपने कुल के उच्च होने का कभी भी बयान नहीं किया या वर्णन नहीं किया। यह उनके व्यक्तित्व के विकासशील होने का बड़ा सशक्त प्रमाण है। यह उनके व्यक्तित्व के विकासशील होने का बहुत बड़ा सशक्त प्रमाण है। भारतेंदु ने कुल के गर्व को दोहराने के बजाय देश के गर्व को दोहराया है। तो विद्यार्थियों, ये बात हमें समझ में आ जाती है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक उच्च कुल के होने के बावजूद, एक बड़े घर से संबंध रखने के बावजूद उन्हें जो सम्मान, जो मान मिला है, वह उनके साहित्य में कार्य करने के कारण हुआ है, ऐसा लेखक का कहना है। और उन्होंने कभी भी अपने बड़े खानदान या अपने बड़े वर्ग का पोषण उन साहित्य में उसका वर्णन कभी भी नहीं किया है। भारतेंदु ने कुल के गर्व को दोहराने के बजाय देश के गर्व को दोहराया है। भारतेंदु की बुद्धि काशी में प्रसिद्ध थी। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कविता रचना शुरू कर दिया था। तो विद्यार्थियों, क्या देखते हैं हम कि भारतेंदु की बुद्धि पूरे काशी में प्रसिद्ध थी और मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने कविताओं की रचना करना शुरू कर दिया था। 13 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु हरिश्चंद्र का विवाह शिवालय के रईस लाला गुलाब राय की पत्नी मन्नो देवी से बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। 13 वर्ष की छोटी उम्र में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र का विवाह शिवालय के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्नो देवी के साथ बड़ी ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने नौजवानों का एक संघ बनाया और उसके दूसरे ही बरस एक वाद विवाद सभा भी स्थापित की। यानी 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया और 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने नौजवानों का एक संगठन बनाया या संघ बनाया और उसके दूसरे ही बरस एक वाद विवाद सभा भी उन्होंने आयोजित की या स्थापना की। इस सभा का उद्देश्य भाषा और समाज का सुधार करना था। 18 वर्ष की आयु में वे काशी नरेश की सभा, बनारस इंस्टीट्यूट और ब्रह्मामृत वार्षिक सभा के प्रधान सहायक रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, इतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने बहुत बड़े-बड़े कार्य किए हैं। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने नौजवानों का एक संगठन बनाया और उसके दूसरे ही बरस एक वाद विवाद सभा की स्थापना की और इस सभा का उद्देश्य था भाषा और समाज का सुधार करना। 18 वर्ष की आयु में वे काशी नरेश की सभा, बनारस इंस्टीट्यूट और ब्रह्मामृत वार्षिक सभा के प्रधान सहायक रहे। साथ ही कवि वचन सुधा नामक पत्र भी निकालना प्रारंभ किया।
इस छोटी उम्र में ही उन्होंने एक पत्रिका का शुभारंभ भी किया जिसका नाम था कवि वचन सुधा। इन्हीं दिनों होम्योपैथिक चिकित्सालय खुला जिनमें मुफ्त दवा बंटती थी। बहुत ही छोटी उम्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इतने बड़े-बड़े कार्यों को अंजाम दिया है, ये हम देख ही रहे हैं। साथ ही उन्होंने इन्हीं दिनों होम्योपैथिक चिकित्सालय खोला जिसमें मुफ्त दवाएं लोगों को दी जाती थी। अध्यापक रत्नहास ने किताब पर से नजर उठाई और कहा, भारतेंदु तो फक्कड़ आदमी थे, निडर आदमी थे। साहित्य में उनकी रुचि बचपन से ही जागृत हो गई थी। पिता कविता करते थे, उसका असर उन पर भी पड़ा। अपनी कविताओं की धाक उन्होंने मात्र 6 वर्ष की अवस्था में ही जमा ली थी। अध्यापक रत्नहास ने किताब पर से नजर उठाई और यह कहा कि भारतेंदु एक आदमी थे। फक्कड़ का अर्थ होता है जगह जगह घूमने वाले। निडर आदमी थे अर्थात उन्हें किसी बात का डर नहीं था। साहित्य में उनकी रुचि बचपन से ही जागृत हो गई थी। पिता भी कविता करते थे और उसका असर भारतेंदु हरिश्चंद्र पर भी पड़ा और अपनी कविताओं की धाक उन्होंने मात्र 6 वर्ष की अवस्था से ही जमा ली थी। अध्यापक रत्नहास रुके और पूछा, आगे पढ़ूं? अध्यापक मुस्कुराए और पढ़ना शुरू कर दिया। हरिश्चंद्र को इतना ही याद था कि पिता कुछ लिखते रहते थे और बहुत बहुत सा लिखते थे। पिता बलराम कथामृत लिख रहे थे। हरिश्चंद्र पास बैठा बड़े गौर से देख रहा था। उसने हठात कहा, बाबूजी। क्या है रे? पिता चौंके। बाबूजी, मैं कविता बनाऊं? पिता ने आश्चर्य से देखा और कहा, तुम्हें अवश्य ऐसा करना चाहिए। तो देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर एक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो उम्र है वो केवल केवल 6 वर्ष की है और 6 वर्ष की अवस्था से ही वो पिता के समान कविता बनाना शुरू कर देते हैं। पिता ने आश्चर्य से कहा, और तुम्हें अवश्य ऐसा करना चाहिए। हरिश्चंद्र की बाछें खिल गई। वह उठ खड़ा हुआ और कुछ गाने लगा। पिता ने सुना तो गदगद होकर रो पट उठे। 6वां वर्ष लग रहा था। पिता अपनी कच्छप कथामृत सुना रहे थे। सूठा पड़ा, करुण करन चाहत जसु चारु, कछु कछुआ भगवान को। महफिल में इसके अर्थ को लेकर चर्चा चल पड़ी। हरिश्चंद्र सुनता रहा। हठात वह बोल उठा, बाबूजी, क्या है बेटा? सब चौंक उठे। बाबूजी, हम इसका अर्थ बता दे। तो विद्यार्थियों देखो, यहाँ पर जो कविता बाबूजी ने पढ़ी या जो कविता का अंश बाबूजी ने पढ़ा, करन चाहत जिस चारू, कछु कछुआ भगवान को। महफिल में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें ये चर्चा होने लगी कि इसका अर्थ क्या है। और इतने में हरिश्चंद्र बोल उठते हैं कि क्या बाबूजी, हम इसका अर्थ बता दें? बताओ बेटा। महफिल के लोगों में भी कुतूहल जाग उठा। बालक ने आतुरता से कहा, आप वह भगवान का जो वर्णन करना चाहते हैं जिसको आपने कछु छुआ है अर्थात जान लिया है। वाह वाह का कोलाहल हो उठा। धन्य हो की आवाजें उठने लगी। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही काफी। आगे के वीडियो में कल हम इसके आगे का वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।